अब हम अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको पहला स्टेप कि कैसे प्रॉफिट का लॉस हुआ उसको कैसे निकालना है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम लॉस ऑफ प्रॉफिट के अंदर एक तो हमें जो लॉस हुआ प्रॉफिट का वो सीखेंगे, जो ऑलरेडी कवर कर लिया हमने लास्ट क्लास में। अभी देखो क्वेश्चंस होंगे वो, लेकिन आपके माइंड में चीजें जानी भी तो चाहिए ना, हर एक चीज का मतलब क्या है। दूसरा, अब हम एडिशनल एक्सपेंसेस पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है एडिशनल एक्सपेंसेस पे। ठीक है, एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं, क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं और इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा, क्या रूल लगेगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से आप समझना। तो हम एडिशनल एक्सपेंसेस पे बात करते हैं। पहले तो ये बात करते हैं कि एडिशनल एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं। देखो इतनी सी बात है कि आपका पीरियड जब इंटरप्ट हुआ ना, जिस पीरियड में आपका काम सही से नहीं हो पा रहा, उस पीरियड में आपको एडिशनल खर्चे करने पड़ेंगे, ताकि जो कमाई हो सकती है वो तो निकालें, जिससे कुछ एडिशनल जो आपके फिक्स्ड खर्चे हैं वो निकाल पाओ। आप सारे जेब से ना देने के बजाय कुछ ना कुछ निकाल पाओ ना। कुछ तो इंश्योरेंस कंपनी का से इंश्योरेंस में मिल जाएगा, कुछ आपने हो सकता है ना कि आपने कुछ हिस्सा अनइंश्योर्ड रखा हो, अनइंश्योर्ड हिस्सा भी तो रखा होगा स्टैंडिंग चार्जेस का। चलो वो तो खर्चे निकालने के लिए आपने कुछ सोचा कि ना एक काम करते, कुछ एडिशनल खर्चे करने पड़ेंगे जिससे हमारे वो वाले खर्चे कवर हो पाए। अब सोचना एडिशनल खर्चे क्या हो सकते हैं। सेल्स बढ़ाने के लिए, हालांकि सेल्स बढ़ाने वाला वो वाला पर्पस नहीं, एडवर्टीजमेंट करके हम सेल्स को इंक्रीज कर रहे हैं। हमारी मजबूरी है, हम सेल्स बढ़ाने के लिए अपने कस्टमर को सस्ते में भी दे रहे हैं, वो भी तो खर्चा है, लॉस भी तो। वो जो खर्चा है, मतलब मैं अगर मान लो कोई आइटम 50,000 की है, मैं उसको 40 की दे रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ कि 50,000 मांग के ना उसको 10,000 कैश में दे रहा हूँ एक हिसाब से, कि 50 के आइटम कह रहा हूँ कि तू 40 में कर ले एडजस्टमेंट, तो वो 10,000 का लॉस भी तो है। इसी तरीके से मैंने अपनी बिल्डिंग चेंज कर दी ताकि मैं अपना काम कर पाऊँ, एटलीस्ट ऑफिस वर्क तो कर पाऊँ। अपने स्टाफ को कहाँ पे बिठाऊँ, जगह तो है नहीं, सारी पे तो आग लगी पड़ी है, टूटी पड़ी है सारी बिल्डिंग, तो इसीलिए मुझे कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। अब ये जो खर्चे करने पड़ेंगे ना, इसका क्लेम मैं कैसे लूंगा, तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्लेम मिलेगा। जब भी आप एडिशनल एक्सपेंसेस करते हैं ना, इसका क्लेम कैसे लिया जाता है। एक तो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, दूसरी बात रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो, और तीसरा एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू एएटी इनटू जीपी रेशियो डिवाइड बाय एएटी इनटू जीपी रेशियो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। UIST का मतलब क्या है, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। हम इस फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं। ये 3 इक्वेशंस हैं, इसमें से जो लोअर होगा, लोअर ऑफ अबव, उसको हम किस पर्पस के लिए कंसीडर करेंगे, एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए, जो मैं अपने क्लेम में मांगूंगा। किससे, इंश्योरेंस कंपनी से। लॉस ऑफ प्रॉफिट आप कर चुके, लेकिन एडिशनल खर्चों के क्लेम के लिए आपके पास 3 पॉइंट हैं। इन तीनों में से जिस पे कम आएगा ना, तीनों में से जिस पे कम आएगा वही हमारे लिए एडिशनल एक्सपेंसेस एप्लीकेबल होंगे। जैसे मैं अब फर्दर अब आगे बात करता हूं, क्योंकि हम पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं तो उसी के ऊपर ही बात होनी चाहिए। देखो मेरी बात को समझ लो। एक तो आपके जो एडिशनल एक्सपेंसेस होंगे वो आप क्लेम मांगने की सोचोगे सबसे पहले तो। दूसरा, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो, इसका क्या मतलब है, इस बात को आप समझो। देखो एक बात है ना, मेरा कोई नुकसान हो रहा था, मेरा नुकसान हो रहा था 15,000 रुपए का, ठीक है, मेरा नुकसान हो जाता 15,000 रुपए का, और ना किसी ने मेरी हेल्प कर दी किसी ने मेरी, और 15,000 रुपए का नुकसान होता हुआ बचा। उस पर्सन ने मेरी हेल्प कर दी, मेरा 15,000 का नुकसान बच गया, लेकिन वो इसके बदले में ना मेरे से रिवॉर्ड मांग रहा है, कहता है मेरे को 20,000 रुपए दे, मैंने तेरा नुकसान बचाया। क्या आपको लगता है पॉसिबल है? मैं कहूँगा भाई एक काम कर, तू मेरा नुकसान ही होने दे, तेरे को मैं 20,000 दूंगा, 5,000 और जेब से दूं, मैं तो पागल हूं, है ना। इसीलिए आप एक बात को समझे, इस चीज को अप्लाई करके देखें इस रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड के अंदर। ध्यान से समझना, आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखो ये लोअर ऑफ अबाउट आपको समझ आ ही गया होगा। मैं ना एक बात पूछता हूं आपसे, देखो
आपकी शॉर्ट सेल्स कितनी हुई थी? शॉर्ट सेल्स कितनी हुई थी? मैं बोलूं आपकी स्टैंडर्ड सेल्स थी 2,20,000 रुपए की, आपकी एक्चुअल सेल्स हुई थी 80,000 रुपए की, तो आपके 1,40,000 रुपए की शॉर्ट सेल हुई थी। ये शॉर्ट सेल है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है करो थोड़ी सेल और करो और करो, ये सेल्स 80 मत करो, बढ़ाओ। इंश्योरेंस कंपनी तो चाहती है, पता है क्यों? क्योंकि जितना ये सेल्स ज्यादा होगी उतनी शॉर्ट सेल्स कम होगी, उतना जीपी रेशो से मल्टीप्लाई करूंगा तो उतना क्लेम उनको हमें कम देना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? इंश्योरेंस कंपनी कहती है 80,000 की बस सेल्स करी है, बढ़ाओ ना, मेहनत करो। इंश्योरेंस कंपनी के माइंड में तो यही चलेगा ना। आप प्रैक्टिकली सोचें, इंश्योरेंस कंपनी हमें कह नहीं रही, मतलब उनके माइंड में तो यही चल रहा है ना, इनकी शॉर्ट सेल्स जो है ना वो कम होनी चाहिए ताकि हम भी कम क्लेम दें। इसलिए वो चाहते हैं कि ना इसकी जो ये सेल्स है ना ये बढ़े इंटरप्टेड पीरियड के अंदर, इंटरप्टेड पीरियड के अंदर इनकी सेल्स बढ़े। अच्छा, अब वो कोई एफर्ट थोड़ी ना करेंगे, खैर वो तो मतलब अपने, मैं उनके माइंड की बता रहा हूं। अब सोचे बात को, अगर मान लो 1,40,000 रुपए के ऊपर, ध्यान से सुनिए ये बात को, क्योंकि आप अगर फोकस्ड है ना, अगर फोकस्ड है तो बात समझ आ जाएगी, नहीं तो ऊपर से जाएगी। मुझे एक बात बताएं, 1,40,000 के ऊपर 25% जो था हमारा, मतलब 35,000 रुपए हम इंश्योरेंस कंपनी को कह रहे थे, 25 नहीं था शायद, वो कितना निकला था 37.5। मैं ना एक बात बताऊं, पिछले एग्जांपल से रिलेट ही मत करो। जीपी रेशो 25% निकली थी, मैं 20 कर देता हूं, 10 कर देता हूं, छोड़ो, पिछले वाले से रिलेट करोगे और कंफ्यूज हो गई। ये जीपी रेशो निकल के आई थी नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय टर्नओवर इनटू 100 करके, ठीक है, 10% आई थी, मतलब 14,000 रुपए। हमने इंश्योरेंस कंपनी को कहा 14,000 रुपए का क्लेम दे दो। मान लो ये सेल्स जो है ना ये हो जाती थी 1,20,000 रुपए की। कितने की सेल्स बढ़ी हमारी? हमने अपनी सेल्स कितनी, रिडक्शन को बचाया, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड। इसका मतलब क्या है? हमारी सेल्स जो रिड्यूस हो रही थी, हमने एफर्ट्स करके कितनी सेल्स को और बचाया, हमने सेल्स बचाई अपनी 40,000 रुपए की ओर। 40,000 जैसे ही सेल्स अप हुई ना, शॉर्ट सेल्स उतने रुपए से कम हो गई। मेहनत मैं कर रहा हूं, खर्चे कर रहा हूं जेब से, स्पेशली सोच के देखो, ये 40,000 रुपए की सेल्स बढ़ाने के लिए ना 80,000 की सेल्स तो अपने आप चुपचाप हो रही थी। ये 40,000 रुपए की और सेल करने के लिए, बढ़ाने के लिए मुझे अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ गए। अब पैसे पता कितने लगाने पड़ गए? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए मुझे लगाने पड़ गए। मैं अपनी जेब से 10,000 रुपए दे के 40,000 की सेल इंक्रीज कर रहा हूं। इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इंश्योरेंस कंपनी को 1,40,000 के ऊपर 10% देने थे। अब जैसे ही शॉर्ट सेल आपकी डिक्रीज हुई, क्योंकि मेरी सेल्स बढ़ी तो शॉर्ट सेल्स कम हुई, इंश्योरेंस कंपनी को अब मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 10,000 रुपए। ऑब्वियस सी बात है। इंश्योरेंस कंपनी ये कह रही है, इंश्योरेंस कंपनी क्या कह रही है? कह रही है कि अगर 1,40,000 रुपए की शॉर्ट सेल्स होती ना तो हम आपको 14,000 रुपए देते। अब आपकी सेल्स जो है ना, शॉर्ट सेल्स, वो 1,00,000 रुपए की, जो सेल्स आपकी कम हुई है तो 10,000 रुपए। आपने हमारे कितने बचाए? सोच के देखो, आपने इंश्योरेंस कंपनी के कितने रुपए बचाए? इंश्योरेंस कंपनी के आपने सिर्फ 4,000 रुपए बचाए। किस तरीके से? अपने 10,000 रुपए गवा के, अपने 10,000 रुपए गवा के इंश्योरेंस कंपनी के सिर्फ 4,000 रुपए बचाए। इंश्योरेंस कंपनी कहती है आपने कराओ चाहे 20,000 रुपए, चाहे 40,000 की सेल के लिए 1,00,000 कर दो, हमें क्या मतलब है? आपने हमारे कितने बचाए हैं? देखो, अगर मान लो अगर आप ये 40,000 की सेल्स ना करते, हम आपको 10 की जगह 14,000 देते। आपने हमारी सिर्फ 4,000 की सेविंग करवाई है, ये 4,000 बस ले लो, इससे फालतू नहीं देंगे हम आपको। ठीक बात है। उसने कहा कि मेहनत करके रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड जो है, वो आपने 10,000 का खर्चा किया, वो आपकी हेडेक है। हम आपको कितने देंगे? जितनी आपने सेल्स बचाई है ना, अपनी एफर्ट्स करके, खर्चे करके। कौन से खर्चे करके? ये एडिशनल एक्सपेंसेस करके, उसको जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब हम आपको सिर्फ 4,000 देने वाले हैं। 40,000 की सेल्स आप बचा सके हैं 10%। आप ये 10,000 के चक्कर में ना रहें। एक्चुअल खर्चा मान लो 10,000 हुआ था। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि हमने अपनी कितनी सेल्स खर्चे करके बचाई है, कितनी सेल्स हमने खर्चे करके बचाई है। तो हम सारी की सारी सेल्स को ही रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड मान लेंगे, सारी की सारी सेल्स को ही। मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा होता है, करेंगे क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे, समझ रहे बात को। लेकिन अब मैं क्या बात कर रहा हूं कि रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड जो है,
रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशो के फॉर्मूले के ऊपर आपको पता लगना चाहिए कि क्या हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है आप हमारा फायदा करवा रहे हैं 4,000 रुपए का और गिफ्ट मांग रहे हैं 10,000 रुपए का। सो ऑब्वियस बात है, रिवॉर्ड तो हम 10,000 का मांग रहे हैं, भाई मैंने तो जेब से 10,000 लगाए हैं। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी आप अपने खर्चे को अपने पास रखें, हमारे आपने कितने बचाए हम अपने हिसाब से देखेंगे, आपने कितने खर्च किए वो आपकी समस्या है। ठीक बात है, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट है। तो ये जो फॉर्मूला था ये आपने इससे 4,000 निकाल दिए। अब थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, मैं मान के चलूंगा आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। थर्ड पॉइंट है कि ना एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, मतलब एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस कुछ भी है। एक बात है AAT जो होती है ना, इसके ऊपर मेरा क्वेश्चन मार्क है। AAT के ऊपर मेरा क्वेश्चन मार्क है। एक सेकंड, मेरा AAT के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। AAT होता क्या है, मैं बोलूंगा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। क्या होता है इसके ऊपर अलग से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, आप ना इसको थोड़ा सा खोल लें, इस फॉर्मूले को खोल लें। मैं आपको बोलूं क्योंकि ये आपको समझ आ चुका, मैं इसको खोल रहा हूं इस फॉर्मूले को। एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू AAT को आप एक हिसाब से टर्नओवर बोले एक बारी के लिए, टर्नओवर इनटू, मुझे जीपी रेशो का फॉर्मूला बताएंगे। जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय टर्नओवर। मतलब मैं जीपी रेशो की जगह अगर मैं ये लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम बात, AAT को मैं बोलता हूं टर्नओवर इनटू, इस जीपी रेशो को मैं क्या बोल दूं, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये सारा। ठीक है, अब इस बात को अप्लाई करते, मुझे एक बात बताओ, टर्नओवर से टर्नओवर कैंसिल कर देता हूं, यहां पे भी टर्नओवर से टर्नओवर कैंसिल कर देता हूं, तो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस पीछे है अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इसका मतलब समझो, जो मेरे खर्चे हुए हैं ना 10,000 रुपए के, जो 10,000 रुपए के खर्चे हुए हैं, मैं उसमें सारा का सारा क्लेम ले सकता हूं क्या, नहीं ले सकता। रीजन समझो, रीजन समझो। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल खर्चे लेने हैं, दूसरा मैंने बोल दिया रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हम आपको जितना आपने हमारा फायदा करवाया उससे ज्यादा हम आपको फायदा नहीं दे सकते। ठीक है, थर्ड बात, इंश्योरेंस कंपनी का एक लॉजिक और भी है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हमने आपको किस किस चीज का इंश्योरेंस दिया था, हमने आपको एक मौका दिया था कि आप अपने नेट प्रॉफिट का इंश्योरेंस करवा लो, नेट प्रॉफिट का मतलब, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सॉरी स्टैंडिंग चार्जेस का इंश्योरेंस करवा लो। स्टैंडिंग चार्जेस का मान के चलो, एक मिनट के लिए मान के चलो, ये जो एडिशनल एक्सपेंसेस है ये तो 10,000 है ही है। मान लो नेट प्रॉफिट था आपका पिछले साल का 4 लाख ये था, 1 लाख ये था, या ऐसे कर देते 3 लाख ये था, 1 लाख ये था, टोटल कितना था 4 लाख। और नेट प्रॉफिट था हमारा 3 लाख प्लस 1 लाख, ये मैं ऐसे लिख देता हूं कि 3 लाख का हमारा पिछले साल का नेट प्रॉफिट था, 1 लाख के इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस थे, फिर 3 लाख रुपए प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख हमारे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस थे। इंश्योरेंस कंपनी का लॉजिक समझो, बहुत क्लियर है। इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है हमने आपको मौका दिया कि आप 5 लाख का इंश्योरेंस करवाओ, 5 लाख का इंश्योरेंस करवाओ, मतलब 3 लाख के प्रॉफिट का और 2 लाख के इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का, और आपने सिर्फ 4 लाख का करवाया। जब आपने अपने काम में कमी करी, आपने इंश्योरेंस करवाने में गलती करी, इंश्योरेंस कम करवाने की आदत थी आपको, आपने कम करवाया, तो हम भी आपको क्लेम एडिशनल एक्सपेंसेस कम देंगे। मतलब हम आपको प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं उसके ऊपर। आपने 5 लाख का इंश्योरेंस करवाने का आपके पास मौका था, मतलब मैं एक अमाउंट नहीं है ये कि मैं वैसे एक फिगर बोल रहा हूं जिससे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि आप 5 लाख के ऊपर इंश्योरेंस करवा सकते हो और आपने सिर्फ 40,000 4 लाख के ऊपर करवाया। मतलब आप जितना इंश्योरेंस करवा सकते थे ना उसका 80% पोर्शन का आपने इंश्योरेंस करवाया। तो कोई दिक्कत नहीं, जब आप अपने इंश्योरेंस करवाने में गड़बड़ कर रहे हैं तो हम आपको एडिशनल एक्सपेंसेस के ऊपर भी उतना ही क्लेम देंगे। सही बात है। तो हम 10,000 के ऊपर 4 लाख बटे 5 लाख बोलो तो हम क्या बोलेंगे, इसको 8,000 रुपए का क्लेम मांग सकते हो बस।
इस फॉर्मूले को मैंने खोला। हमारे को क्वेश्चन में एएटी निकालना सीखना पड़ेगा। एएटी होता क्या है? एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन एक बात मैंने आपको ना, ये तो सीधी सी बात है, कॉमन था कि 10,000 है। ये रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड पे बात करी है, आपको समझ नहीं आया पीछे करके दोबारा देखो, फिर समझ नहीं आया मेरे से कॉल करके पूछो। ये 4,000 रुपए जो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस है इनटू एएटी इनटू जीपी रेशियो, मैंने इसको खोला इस फॉर्मूले को, इसको हम टर्नओवर बोलते हैं। ये जीपी का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय टर्नओवर। इसी तरीके से नीचे भी लिया। अब इससे पता क्या निकल के आया कि मैं इतने रुपए का इंश्योरेंस करवा रहा हूं, इतने का इंश्योरेंस करवा रहा हूं, इस पोर्शन का इंश्योरेंस हो सकता था। एक प्रपोर्शन निकल गया। प्रपोर्शन क्या निकल गया? 80%। आप चेक करके देखिए, 4 लाख बटे 5 लाख मतलब 10,000 के ऊपर मेरे को 80% मतलब 8,000 रुपए का क्लेम ही मिल सकता है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये जो पहले वाला पॉइंट है ना, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है। आप क्यों कहेंगे? क्योंकि रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड से मैक्सिमम हमारे को कितना मिल सकता है? 4,000 रुपए। ठीक है, ये वेस्ट हो गया। दूसरा, कभी भी ना न्यूमिनेटर जो है और डिनोमिनेटर हमेशा ज्यादा होगा प्रोपोर्शन में। इस कभी भी फॉर्मूला कोई भी अप्लाई कर लेना ये वाला, तो इसमें डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, न्यूमिनेटर कम होगा। अपने आप ये अमाउंट इस वाले से तो कम आने वाला है, क्योंकि इसी का ही तो प्रोपोर्शन लगना है। तो अल्टीमेटली आप करेंगे तीनों का कंपैरिजन, लेकिन ये वेस्ट हो रहा है ये वाला। लेकिन आप 10,000, 4,000 और 8,000 तीनों में से लगाओ, कौन सा लगेगा? 4,000 रुपए का आप क्लेम ले सकते हैं। ये आपके एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस हो गए जिसका आप क्लेम ले सकते हैं। तीनों पॉइंट, ये बात मैं मान के चलूंगा आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मेरा दूसरा पॉइंट पूरा हुआ। पहला लॉस ऑफ प्रॉफिट का हमने निकाल लिया। दूसरा क्या था हमारा? अपना एडिशनल एक्सपेंसेस का तीनों लॉजिक बताया, तीनों में से कम का आपको क्लेम मिल सकता है। तीसरी बात थी रिडक्शन इन जो हमारे चार्जेस थे, स्टैंडिंग चार्जेस, उसमें हमारे को बेनिफिट हो गया। अब एक बात है ना, आपके रिडक्शन इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, हमने ना इंश्योरेंस करवा रखा था स्टैंडिंग चार्जेस का। जिस पोर्शन का जो हमारे स्टैंडिंग चार्जेस थे उसमें से जिस पोर्शन का मैंने इंश्योरेंस करवा रखा था ना, उसमें सेविंग्स हो गई। जिस पोर्शन का इंश्योरेंस करवा रखा था, जो अनइंश्योर्ड है उसकी बात नहीं हो रही। जो मैंने, मान लो मैंने एक वो पिछले एग्जाम्पल में बात करी थी कि मैंने ना सारे के सारे का इंश्योरेंस नहीं करवाया था, मैंने 1,30,000 का इंश्योरेंस करवाया था। 1,30,000 रुपए के स्टैंडिंग चार्जेस में से मेरे 20,000 रुपए बच गए। मैंने सामने वाले से सेटलमेंट कर ली, जो जिसको रेंट देना था ना उसको कहा भाई थोड़े बहुत कम कर ले, वो मेरे कम हो गए। वो कम हो गए तो इंश्योरेंस कंपनी को अगर पता लगता है ना, इंश्योरेंस कंपनी अपनी तहकीकात करती है ना, तो वो उस वाले का क्लेम मुझे नहीं देगी, वो 20,000 रुपये लेस कर देगी। ये तो आप बचा गए हो, ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर मैं और क्या डिस्कस करूं। तो अल्टीमेटली तीनों बातें मेरी कवर हो चुकी हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट भी, आपका एडिशनल एक्सपेंसेस भी, और रिडक्शन इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी। ठीक है, अब मेरा आगे फर्दर क्या पॉइंट है? फर्दर पॉइंट है एएटी निकालते कैसे हैं, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर के ऊपर अब मुझे बात करनी है, ये पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से समझना, आप ना ये मान के चले, ये पीरियड था 1/4/18 से लेके 1 अगस्त 18 तक का, और 1/4/17 से लेके 31 मार्च 18। यहां पे आग लगती है, आग लगी, धुआं उठ गया। ठीक है, 3 महीने तक वो धुआं बुझा ही नहीं। अब देखो मुझे ना, अब आप ये कहेंगे कि एएटी हम लगाए क्यों रहे? देखो फॉर्मूला है, इंश्योरेंस कंपनी ने बताया है कि आपको एनुअल टर्नओवर लेनी है। अब आप एनुअल टर्नओवर का मतलब पिछले साल पे मत चले जाना कि ये साल है एनुअल टर्नओवर। एएटी का मतलब ये मत मान लेना। एनुअल टर्नओवर का मतलब होता है जिस दिन आग लगी है उससे एग्जैक्ट पिछले 12 महीने। मैं आपसे ना क्वेश्चन पूछता हूं, जीपी रेशो निकालने के लिए जो आपने पीछे मेरे से समझा है, जीपी रेशो निकालने के लिए जो टर्नओवर लेते हैं वो जीपी लेते हैं, जो एनपी लेते हैं वो पिछले साल का लेते हैं, पिछले फाइनेंशियल ईयर का लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एएटी निकालते हैं, पहले तो एटी की बात करते हैं, एनुअल टर्नओवर के लिए हम पिछला फाइनेंशियल ईयर नहीं लेते, जिस दिन आग लगी है उससे पिछले 12 महीने लेते हैं। तो इससे पिछले 12 महीने मतलब 1
अगस्त 17 से लेके इस पीरियड तक का, इसको मैं बोलता हूं एनुअल टर्नओवर। इसी को आप उसमें फॉर्मूले में लगाओगे कि एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू 80 इंटू जीपी रेशो डिवाइड बाय 80 इंटू जीपी रेशो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। और उस फॉर्मूले को मैंने खोला था अच्छे से, क्वेश्चंस करोगे ना और डिटेल में बात होगी, बहुत अच्छे से समझ आएगी। बात को आगे फर्दर समझे। देखो अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस पीरियड से लेके इस पीरियड की सेल से आप वो एडिशनल एक्सपेंसेस में 80 लगा सकते हैं, 80, इसके आगे ए का क्या मतलब है फिर? एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एडजस्टेड क्या होता है? बस मेन पॉइंट ये है अब आपका, एडजस्टेड क्या होता है, व्हाट इज एडजस्टेड। तो देखो एक बात को समझो, यहां से लेके यहां तक की जो सेल्स होगी ये पिछले साल की सेल्स है, पिछले फाइनेंशियल ईयर की सेल्स है, और जो इस पीरियड की सेल्स है वो करंट ईयर की सेल्स थी। इस पीरियड में ना ट्रेंड इंक्लूड हो गया होगा, ट्रेंड मतलब जो हमारा 10% इंक्रीज होता है, इस पीरियड में ना हमारा ट्रेंड अभी लगा नहीं हो। मान लो आपकी इस पीरियड की जो सेल्स है ना वो 5 लाख रुपए है, इस पीरियड की सेल्स है वो 4 लाख रुपए है, अभी इस पीरियड की सेल्स। टोटल मैं पूछूं एनुअल टर्नओवर बोलना कितनी है? 9 लाख रुपए। मैं आपसे पूछता हूं एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर बोलो, तो पता क्या होगा? एनुअल टर्नओवर आपकी 9 लाख है, टोटल 5 लाख प्लस 4,000 पिछले 12 महीनों की, जिस दिन आग लगी है उससे पिछले 12 महीनों की सेल्स। लेकिन मैं पूछूं इसमें ट्रेंड का इफेक्ट डालो, तो ट्रेंड आप इस पीरियड पे थोड़ी ना लगाओगे, क्योंकि तो नया इसी फाइनेंशियल ईयर की बात है, इस पे तो ट्रेंड ऑलरेडी लगा हुआ है 10%। आप इस पीरियड के ऊपर ट्रेंड लगा दो, 5 लाख के ऊपर 10% लग जाएगा 50,000 रुपए, तो टोटल हो गया 9,50,000 रुपए एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। इसको फॉर्मूले में लगा दो, बस फॉर्मूले में लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत हुई इस बात को समझने में? अब बात ही आती है ट्रेंड कैसे निकालते हैं, मैंने बता रखा है ट्रेंड कैसे निकालते हैं। आपको पिछली वीडियो में ध्यान होगा, जिस दिन आग लगी है उस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से लेके जिस दिन आग लगी है उस पीरियड तक की सेल्स को पिछले कोरस्पॉन्डिंग एग्जैक्ट कोरस्पॉन्डिंग पीरियड की सेल से कंपैरिजन करो, उसका डिफरेंस देखो, डिफरेंस डिवाइड बाय पिछले साल की सेल्स इनटू 100, तो ट्रेंड निकल जाएगा। उस ट्रेंड को आपने कहां पे अप्लाई किया था बताना? एक तो ट्रेंड को आपने अप्लाई किया था स्टैंडर्ड सेल में, ट्रेंड ऐड किया था, माइनस एक्चुअल सेल किया था, तो शॉर्ट सेल निकल के आई थी, वहां पे ट्रेंड अप्लाई हुआ था। एक ट्रेंड कहां पे अप्लाई होगा? AAT के अंदर। मतलब मेरा ट्रेंड जो निकालता हूं मैं वो कहां पे अप्लाई होता है? एक तो शॉर्ट सेल्स निकालने के लिए स्टैंडर्ड सेल्स में एडजस्टमेंट जो होती है वहां पे, एक मेरा AAT निकालने के लिए। मतलब मैं क्या बोलूंगा, AT कितना है? पिछले 12 महीने की सेल्स 9 लाख, इस पीरियड में ट्रेंड ऐड कर दो, ये तो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें 10% ट्रेंड जो मैंने निकाला। क्वेश्चन देता है तो अच्छी बात है, क्वेश्चन देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा निकल के आ गया AAT एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ये मेरा काम खत्म हुआ। मतलब मेरा AAT कहां पे यूज हो रहा था? एडिशनल एक्सपेंसेस वाले पॉइंट में। अब मैंने आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालना भी सिखा दिया, मैंने एडिशनल एक्सपेंसेस के क्लेम भी कैसे लेते हैं, लोअर ऑफ द अबोव में से कौन सा कैसे लेते हैं, और उसके ऊपर रूल्स के ऊपर भी बात करी, किस लिए बना हुआ फॉर्मूला वो भी बात करी। फिर मैंने आपको बताया आपका टोटल लॉस कैसे निकलता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस माइनस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इससे आपका एग्जैक्ट लॉस निकल के आता है। अब लॉस निकलने के बाद लास्ट बात करनी है बस, क्या आपका लॉस ही आपका क्लेम है क्या? इंश्योरेंस कंपनी नहीं कहेगी ये भी आपका क्लेम है। इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है टोटल लॉस। टोटल लॉस में पहले बताओ क्या क्या कवर होगा? लॉस ऑफ प्रॉफिट, और क्या कवर होगा? एडिशनल एक्सपेंसेस, और क्या माइनस होगा? सेविंग्स। सेविंग कौन सी? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। इन तीनों को एडजस्टमेंट करने के बाद मेरा टोटल लॉस निकलेगा। तो मैं क्लेम जब निकालने लगूंगा तो टोटल लॉस आपको निकालना आ गया, इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय AAT इंटू GP रेशो, AAT इंटू GP रेशो। तो ये हम करेंगे। बात ये आती है कि टोटल लॉस मेरा कितने का हुआ, टोटल लॉस मेरा कितने का हुआ वो मैंने निकाल लिया। पॉलिसी अमाउंट मुझे गिवन होगा 8 इंटू GP रेशो कर दो। इंश्योरेंस कंपनी का पता है क्या कहना है? अब यहां पे भी 8 इंटू GP रेशो का क्या मतलब है? कह रहे हैं कि इतने प्रॉफिट का ये कमाई होती आपकी, ये कमाई होती, इस कमाई का आपको लॉस हुआ है। मतलब मैं बोलूं आपके 50,000 रुपए का लॉस हुआ है और आपकी कमाई होती 90,000। जब 90,000 की कमाई में से आपको 50,000 का लॉस हुआ है तो पॉलिसी में भी मान लो 60,000 की पॉलिसी है,
तो उस हिसाब से हम आपको क्लेम देंगे, बस बात खत्म। मैं 40 कर देता हूँ, 60 कर देता हूँ, कुछ भी कर दो, चाहे 30,000 कर दूँ। आपकी 90,000 रुपए की कमाई होती, ठीक है, 90,000 की कमाई होती, एक पीरियड है उस पीरियड की, और आपकी कितनी कमाई का लॉस हुआ है, मतलब इतनी कमाई होती, इतनी कमाई का लॉस हुआ है, तो प्रोपोर्शनेटली तो आपको क्लेम मिलना चाहिए ना। ऑब्वियस सी बात है, आपको प्रोपोर्शनेटली क्लेम मिलना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, इसका अमाउंट एग्जैक्ट बनेगा नहीं, मतलब कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ होगी। मेन बात आपको ये समझ आनी चाहिए कि इसको फिगर को ना सही ढंग से लिया नहीं मैंने। यहाँ पे ना मैं इसको 8 × GP रेशियो को ये ले लेता हूं मैं 75,000। 75,000 रुपए की कमाई होती है आपको उसमें से 50,000 का लॉस हुआ है, तो 30,000 रुपए की पॉलिसी इसके ऊपर थी, इस अमाउंट के ऊपर थी, तो क्लेम भी उतने का ही मिलेगा। तो आपको कितना क्लेम मिल जाएगा? 30,000 का, ये 2/3 है, मतलब 20,000 रुपए का आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। जितना पॉलिसी कम करवाओगे, अब आपकी गलती, आपने पॉलिसी कम की करवाई है, आप ज्यादा की करवाओ ना, आप ज्यादा की करवाओ, 50,000 की करवाओ, 60,000 की करवाओ, 70,000 की करवाओ, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये फॉर्मूला आपको समझ आ जाना चाहिए, मेन बात ये, ठीक है। तो अब मैंने आपको ना 2 क्लासेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पूरे स्टेप्स डिस्कस किए, जिससे आप अपने क्वेश्चंस खुद भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन ही स्टार्ट करूंगा सिर्फ। मैं नहीं मानता कि भाई आपको मैंने कोई चीज भी, एक सिंगल पॉइंट भी डिस्कस नहीं किया जो आपका आगे क्वेश्चंस में लगेगा। मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए और डिटेल में डिस्कस किए। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बन गई होनी चाहिए, और जिसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी ना, अब क्वेश्चन से बन जाएगी, ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता है कि आपको ये वीडियो से कुछ समझ नहीं आया, दोनों वीडियो से कुछ दिक्कत आ रही है, क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन करने के बाद इन्हीं वीडियो को दोबारा देखो, बहुत क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम करते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक। तो बाकी अब नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में इतना ही, बाय बाय।